Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video we have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, the World Day for War Orphan is observed on which date? और इसका सही जवाब है 6th of January. Next question was, India's largest liquid waste treatment plant is located at, and correct answer is Tirupati. So without wasting any time, let's see what is in the news. So first article here is talking about Supreme Court ने जितनी भी pleas थी related with the same sex marriages अलग अलग courts में इन multiple petitions को जो दिल्ली, केरला, गुजरात हाई कोर्ट्स में पेंडिंग थी बहुत समय से, उनको अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया है. देखिए, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा 15 फरवरी के पहले कि सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा. वैसे आप याद रखेंगे, अगर हम देश की पूरी दुनिया की बात करते हैं तो नीदरलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ कर दिया था. वहीं देखिए, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं मिस्टर DY चंद्रचूड़, उन्होंने ये भी बताया कि ये जितनी भी पिटीशंस यहाँ पर फाइल की गई थी, इनमें मैक्सिमम पिटीशंस का बोलना ये था कि ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रांसफ़र होना चाहिए ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो इस डिसीजन में, इस वर्डिक्ट में. और मैक्सिमम जो यहाँ पर पिटीशंस फाइल की गई थी उनका बोलना ये था कि भाई आप सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ करके उसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में डाल दीजिए. देखिए, 1954 के मैरिज एक्ट को अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको जैसे पता हो, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 2-3 तरीके के लॉज हो जाते हैं. फर्स्ट इज़ हिंदू मैरिज एक्ट विच इज़ 1955. वहीं दूसरा हमें देखने के लिए मिल जाता है मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954, और एक हो जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. ठीक है, अब देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें तो ये अलाउ करता है दो डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट एथनिसिटी बैकग्राउंड के लोगों को, दे कैन कम टुगेदर इन अ बॉन्ड ऑफ मैरिज. ठीक है, ये यहाँ पर इनकी मैरिजेस को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है. क्लियर, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, फेथ फॉलोड बाय एनी पार्टी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिस कैटेगरी में अगर उनके मैरिजेस को रजिस्टर्ड किया जाता है, दैट इज़ स्पेशल मैरिज एक्ट. तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई ये जो मैरिजेस है जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 1954 के अंदर यहाँ पर रजिस्टर्ड किया जाए. देखिए, मांग क्या की जा रही है कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है वो एक एसेंशियल कंपाउंड होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसकी आइडेंटिटी को बताता है, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, और ये राइट टू लाइफ है और इसका हनन यहाँ पर नहीं होना चाहिए. वहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और लॉ से प्रोटेक्ट करता है, रिकॉग्नाइज भी करता है. सो नो मैटर अगर आपने LGBTQ को यहाँ परमिशन दे भी दी है बट दे कैन नॉट मैरी, सो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का होना भी यहाँ पर ज़रूरी है. ऑल्सो दिस टॉक्स अबाउट कि डिसीजन जो है मैरी करने का या नहीं है वो एक व्यक्ति की पर्सनल चॉइस होती है, उसका खुद का मोमेंटस डिसीजन होता है, तो ये किसी भी तरीके से यहाँ पर बाध्य नहीं होना चाहिए. साथ ही एक और बात यहाँ पर बोली गई है कि जो आप अपना जो पार्टनर यहाँ पर चुनते हो वो चुनने का आपको अधिकार है, वो आपके सेल्फहुड को बताता है. तो ये चुनने के अधिकार को से भी हमें यहाँ पर वंचित नहीं रखना चाहिए. और इन सारे कॉन्टेक्स्ट में डिमांड की जा रही है कि यहाँ सेम सेक्स मैरिजेस को परमिशन देके स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत रजिस्टर्ड किया जाए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. मगर अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट to never miss any updates. Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for Competitive Exams, MP Nagar Zone 2, भोपाल. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पे बात की जा रही है इंडिया की जो GDP ग्रोथ है, जो फिजिकल ईयर NSO ने डिसाइड की थी, दैट वाज 8.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022. वो घटकर यहाँ पर 7% हमें देखने के लिए मिल रही है. ठीक है, और ये बात की जा रही है इंडिया की रियल GDP के लिए. तो रियल GDP का जो यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए हमें मिलेगा वो 7% मिलेगा इन 2022-2023, जो कि
हमारा जो एस्टिमेटेड 8.7% है उससे यहाँ पर कम है, और जिसके लिए बहुत सारे रीजंस जिम्मेदार होते हैं। देखिए, इकोनॉमी है, ऊपर नीचे होती रहती है, बिजनेस साइकिल चलता रहता है यहाँ पर, तो इस तरीके के अप एंड डाउन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो आर्टिकल में आपको पढ़ना क्या ज़रूरी है? देखिए, आपको जीडीपी को कैलकुलेट करने का मेथड याद होना चाहिए, विच इज़ C+I+G+X-M, that is where C stands for private consumption, I stand for investment, G stand for purchase and X minus M is foreign expenditure। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालते हैं? हमारा GDP। Whereas if we talk about real GDP here, so it is an inflation adjusted calculation। ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेशन जिसको एनालाइज किया जाता है सारी रेट ऑफ कमोडिटीज़ का और सर्विसेज का जो कि मैन्युफैक्चर हुई हैं आपके देश में इन अ फिक्स्ड ईयर, इट इज़ नोन एज रियल जीडीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉफ़ी फार्मर्स के लिए केरला में एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए, यहाँ पर डिस्कस किया गया है केरला के इडुक्की के बारे में। यहाँ पर जगह है, आप नाम याद रखेंगे इसका, अंचानुडाट एट मरायूर। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो फार्मर्स हैं वो कॉफ़ी के प्लांट को ऑर्गेनिकली ग्रो कर कर इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर हम बात करें एक नॉर्मल ट्रेडिशन मेथड्स की जो यहाँ पर फॉलो की जाती थी, तो पिछले साल की कंपैरिजन में जो कॉफ़ी फ्रूट होता था वो लगभग 25 रुपये पर केजी के हिसाब से यहाँ बिकता था। ग्रेजुअली वो 35 केजी के हिसाब से बिकने लगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की गई उसके बाद इसकी वैरायटी इंक्रीज़ हो गई, इसमें कीड़े लगने कम हो गए, बहुत अच्छे तरीके से उत्पादन होने लगा, और रिज़ल्ट क्या हुआ कि यहाँ 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कॉफ़ी आज की डेट में बिक रही है। अब देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है, मतलब किसी भी सिंथेटिक आइटम का यहाँ पर या एक्सटर्नल इनपुट्स लाइक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या कोई भी सिंथेटिक हार्मोन्स जो होते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मतलब केमिकल पेस्टिसाइड फ्री बीजों से यहाँ पर फार्मिंग की जा रही है। रिजल्ट क्या हो रहा है, इन बीजों को यहाँ पर अकेले नहीं, ये बीज यहाँ के किसान यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, जर्मनी जैसी जगहों पर भी भेज रहे हैं, एंड यहाँ पर इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, जिससे हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को देख लें तो इंडिया पहली रैंक पर आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और वहीं पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स में, और वहीं पर 5th नंबर पर आता है जब हम ऑर्गेनिक एरियाज़ की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड के टोटल एग्रीकल्चर लैंड का इंडिया 8th रैंक यहाँ पर होल्ड किए हुए है। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो देखिए, ये 4 सिद्धांतों पर काम करता है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। देखिए, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग लगातार न्यूज़ में रहता है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लोग भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। सो पहला प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, जहाँ पे हेल्थ किस किस की देखी जाती है। देखिए, इकोसिस्टम की हेल्थ को देखा जाता है, लोगों की हेल्थ को देखा जाता है और कम्युनिटी की हेल्थ को देखा जाता है। दूसरा यहाँ पर प्रिंसिपल बात करता है अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब जो बैलेंस है बिटवीन इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट या नेचर, तो ये जो बैलेंस है एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बीच का, ये बना रहना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल बात करता है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, मतलब जो ह्यूमन है, ठीक है, उसका रिलेशन होता है किससे, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ से होता है, एक फेयर प्रोडक्ट उसको मिलना चाहिए, उसकी यहाँ पर बात की जाती है। एंड लास्ट प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ केयर, विच इज कंसीडरेशन अबाउट एनवायरनमेंट। भाई, एनवायरनमेंट को केयर करना है आपको, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है। सो वी हैव डिस्कस्ड 4 प्रिंसिपल, वन इज हेल्थ, अनदर वन इज इकोलॉजी, हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस एंड केयर। ठीक है, सो HEFC ये इसके 4 प्रिंसिपल होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो देखिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यहाँ पे कोई एग्री केमिकल्स यूज़ नहीं होते, GMOs का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक्स फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता, लोकल रिसोर्सेज का यूज़ होता है, लोअर वाटर कंजम्पशंस यहाँ पे किए जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो
इंक्रीज हो जाती है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, जो सॉइल डिग्रेड हो रही थी आपकी वो होना ख़त्म हो जाता है, साथ ही लोअर एनर्जी यहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसी तरीके से गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्शन प्रोग्राम, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ये सारे आपको पढ़ना ज़रूरी है। अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर अबाउट कॉफ़ी, कि कॉफ़ी क्या होती है, इनके वेरिएशंस क्या होते हैं। तो दो तरीके की कॉफ़ी हमारे यहाँ पाई जाती है, फर्स्ट इज़ अरेबिका, अनदर वन इज रोबस्टा, है ना। सो अरेबिका या रोबस्टा की अगर हम बात करें तो अरेबिका एक माइल्ड कॉफ़ी होती है, लेकिन इसके बीन्स बहुत ज़्यादा एरोमेटिक होते हैं, इसीलिए इसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू रोबस्टा। वहीं अगर हम रोबस्टा की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए बहुत सारे ब्लेंड्स को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर। सो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपको याद रखने हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें कॉफ़ी प्लांट के लिए, तो देखिए एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पर चाहिए होता है, जहाँ पर टेम्परेचर रहे बिटवीन 15 डिग्री एंड 28 डिग्री। Along with that they require rainfall of about 150 to 250 सेंटीमीटर्स। इसलिए आप देखिए मेजर जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो पूरा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि वेस्टर्न घाट क्या होते हैं, हमारे यहाँ मॉनसून को ट्रांसफ़र करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और मैक्सिमम जो कॉफ़ी होती है वो आपको वेस्टर्न घाट की साइड ही देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जिस सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है आइडल सॉइल मानी जाती है, फर्टाइल वॉल्केनिक रेड अर्थ या फिर डीप सैंडी सॉइल इसके लिए सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है। लेकिन कई बार हैवी क्ले में या क्ले सैंडी सॉइल में भी इनको ग्रो कर लिया जाता है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, विच इज टॉकिंग अबाउट यूके की शिप को परमानेंट डिप्लॉय कर दिया गया है इंडो पैसिफिक में। देखिए रॉयल नेवी ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका नाम है HMS तमार, ठीक है, आपको नाम याद रखना है, ये नाम ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड से निकलता हुआ फाइनली इसको डिप्लॉय कर दिया गया है इंडो पैसिफिक में, और इसी के साथ इंडिया इसका फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल बन गया है शिप के लिए। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब देखिए क्या समझ सकते हैं आप, एक इंटरमीडिएट स्टॉप होता है किसी भी शिप के लिए जब वो अपनी जर्नी में जा रही होती है, अपने कार्गो ऑपरेशन के लिए जा रही होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। सो आपको HMS तमार का नाम यहाँ पर याद रखना है। अलॉन्ग विद दैट HMS तमार इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड कि यूके का कोई वेसल ट्रैवल किया है कहाँ, पोर्ट ब्लेयर की तरफ। चलिए, सो दिस इज इट अबाउट दिस आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पे ऑल वुमेन टीम जो इंडिया से है वो पीस कीपिंग के लिए सूडान की तरफ निकलेगी। देखिए हुआ क्या है, इंडिया सेट हो गया है, डिसाइड कर चुका है कि वो अपना यहाँ पर डिप्लॉय करने वाला है वुमेन प्लाटून को। पीस कीपर्स जो हैं यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो यहाँ से जाएंगे और उन्हें सूडान में डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। वुमेन पीस कीपर्स इन UN मिशन ये स्टार्ट हुआ था, अगर हम इसकी बात करें तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन की शुरुआत हुई थी 1948 में, ठीक है, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्व टू द मिडिल ईस्ट, तब से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। वहीं अगर हम 2007 में देखें तो इंडिया 2007 में भी लिबिया की जब कंडीशन ठीक नहीं थी तब भी वो यहाँ से अपना एक ऑल इंडिया वुमेन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन यहाँ से भेज चुका है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप जो कंट्रीब्यूट करता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस के लिए, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, देखिए इंडिया ये बताने की कोशिश करता है यहाँ पर कि व्हेन इट कम्स टू पीस और व्हेन इट कम्स टू डिप्लॉयमेंट एंड व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग आर्मी। नो मैटर यहाँ पे नारी शक्ति के प्रदर्शन की बात की जा रही है, सो ये जो पार्टिसिपेशन है जो हमारे नारी शक्ति को यहाँ पर दर्शाते हैं, ये इनफैक्ट ये वर्ड्स बाकायदा ट्वीट में बोले गए हैं बाय आवर ओन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी,
ठीक है। सो इंडिया का जो कंटीजेंट है वो कंप्राइज करने वाला है 2 ऑफिसर से और 25 दूसरी रैंक की यहाँ पर आपको फीमेल देखने मिलेंगी। ये प्लाटून जो होगा ये यहाँ से निकलेगा और जाके सर्व करने वाला है सूडान में पीस कीपिंग मिशन के लिए, इनको यहाँ से डिप्लॉय किया जाएगा। साथ ही आप याद रखेंगे हर साल 29 मई को यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे ऑब्जर्व यहाँ पर किया जाता है। अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आप याद रखेंगे, 2007 में इंडिया, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बट स्टिल रिवाइज कर लेते हैं। 2007 में इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय ऑल वुमेन कंटीजेंट टू द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। कहाँ पर? लिब्रिया में हमने यहाँ पर इसको डिप्लॉय किया था। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल इंडिया वुमेन जो यहाँ से कहाँ जा रही हैं पीस कीपिंग मिशन के लिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से सूडान में यहाँ पर जाने वाली हैं। देखिए इस तरीके के जो आंसर होते हैं ये आप अपने जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इनफैक्ट विमेन का जो पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसको बताने के लिए आप इस तरीके के रेफरेंसेस डायरेक्टली अपने एग्जाम में ले सकते हैं। तो ये आपके मेंस के राइटिंग को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड द फर्स्ट न्यूज इज with cooperation from China, Nepal officially opened the Pokhara Regional International Airport. Next, IIT Kharagpur campus will offer classes in Vastu Shastra to architecture students. Next, Pranesh M became India's 79th Grandmaster, having completed his 3 norms prior to this event. I am Pranesh M emerged as the winner of the Rilton Cup. तो आप याद रखेंगे Rilton Cup का संबंध चेस से है, the first tournament of the FIDE circuit. Next, Australia's Belinda Clark has become the first female cricketer to have a statue cast in her honor. A bronze sculpture of trailblazing former captain unveiled outside Sydney's cricket ground. Next, Guyana's president Mohammad Irfan Ali received the प्रवासी भारतीय सम्मान। और आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस की जब हम बात करते हैं सो इट इज़ 9th ऑफ जनवरी। सो इट्स टाइम फॉर क्विज एंड पहला सवाल है, द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर ऑफ विच इंटरनेशनल टीम टू हैव हर ओन स्टैचू कास्ट इन हर ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट एज पर NSO इज हाउ मच %? सो यू ऑल नो द ड्रिल। करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी MPPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बिकॉज वी विल मेक श्योर कि आपका सिलेक्शन IAS, IPS या फिर डेफिनेटली स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स में ज़रूर हो। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.